इंडिया गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ मीटिंग कर रही है। अब वक्त आ गया है, हमें डिफेंस का एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा। अब वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। दो रीजंस मुझे यहाँ पे दिखते हैं और आरबीआई उसी का काट निकालने का कोशिश करे। बूस्टर शॉट दे देकर उनको जिंदा किया गया। 90% चाइना में ही होता है, अप्लाई किया है। तो ये सिचुएशन काफ़ी गंभीर है। मई के महीने में काफ़ी प्रमोटर। अब मेरा अगला क्वेश्चन आपके साथ ये है, तो इसलिए हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा, कल की जो पॉलिसी आने वाली है आरबीआई की, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर, कल के वीडियो में आपने कहा था कि एक बाउंस का सीन तो बन रहा है, तो क्या आज इसको हम बाउंस मान सकते हैं? देखो, थोड़ा कंफ्यूजिंग सिचुएशन है। बाउंस तो आया, ग्रीन में मार्केट्स देखने को मिले, थ्रू आउट द डे ग्रीन में रहे। मार्केट में हमें अच्छी बाउंस मिड ऑफ द डे भी देखने को मिला, बट वो सस्टेन नहीं किया। अगर आप देखो, हाई से हमने करीब 130 पॉइंट्स वहाँ से अब ड्रॉप कर गए, शार्प ड्रॉप, यानी कि सेल ऑन राइज। तो इस वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन बना हुआ है। लेकिन मैं जो मार्केट हमें बता रहा है, दिखा रहा है, मैं अगर उसी की बात करूं तो मार्केट्स तो ग्रीन में क्लोज हुए और टर्नओवर भी आज का काफ़ी अच्छा रहा, उसे भी हम बुरा नहीं कर सकते। तो हाई वॉल्यूम में, हाई टर्नओवर में मार्केट्स ग्रीन में रहे, तो इसे बुलिश साइन ही फिलहाल मानेंगे। लेकिन हम इसको भी डिनाई नहीं कर सकते कि जिस तरीके से शार्प सेलिंग ऊपर के लेवल पे आई है, तो क्या ये जो हाई टर्नओवर हमें देखने को मिला है, ये सेलिंग की वजह से आई है? ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। तो ओवरऑल आज के दिन कोई हम कंक्लूजन नहीं लेते हैं। कल एक बड़ा इवेंट है आरबीआई का, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि क्या ये बाउंस जेन्युइन बाउंस था और ये जो बाउंस हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वही बाउंस है, या ये एक सॉर्ट ऑफ रेंज बाउंड मूवमेंट जो हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, ये उसी का एक कंटिन्यूएशन है। सर, कल के वीडियो में आपने एक और चीज़ भी कहा था कि एफआईआई जो है बॉन्ड मार्केट में भी सेलिंग कर रहे हैं। कई सर, ये सेलिंग इसलिए तो नहीं हो रही है कि इंडिया की रेटिंग में कोई बदलाव होने वाला है? इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखो, मूडीज़ की टीम इंडिया गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ मीटिंग कर रही है। उनका जो पीरियोडिक रिव्यू है, ओके। अब हमें एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि अभी जो ये इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वो ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ख़त्म हो गया है, और पहली बार भी नहीं हो रहा है, आखिरी बार भी नहीं हो रहा है। लेकिन टेंशन्स बढ़ रही हैं, सिचुएशन इसकी वजह से काफ़ी बदली है, और इसीलिए हमारी जो गवर्नमेंट की ऑल पार्टी टीम दुनिया भर के देशों में घूम रही है अपना पक्ष रखने के लिए। ये एक नया रिस्क बना है, ओके। साथ ही हमने डिफेंस के बजट में इंक्रीज़ भी किया है। अब हम जानते हैं कि जब भी आप डिफेंस का बजट बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं इकॉनमी पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। आज की खबर है कि हमारे एक ऑफिशियल ने कहा है कि अब वक्त आ गया है, हमें डिफेंस का एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा। इस वक्त हम 1.9% ऑफ जीडीपी है, वो एडवोकेट कर रहे हैं कि 2.3% ऑफ जीडीपी बाय 2030, ओके। तो ये सब का क्या आउटकम होगा, ये देखने वाले आने वाले कुछ दिनों में हम पता चलेगा। इस वक्त हमारी जो रेटिंग है ना, BAA3 यानी कि इन्वेस्टमेंट ग्रेड जो रेटिंग होती है, उसके हम बॉटम पे, इससे नीचे अगर हम जाएंगे तो थोड़ा नहीं, अच्छा खासा एक खतरा बन जाएगा। तो ये जो बॉन्ड मार्केट में सेलिंग हुई है, कल के वीडियो में मैंने आपके साथ डेटा दिखाया, एफआईज इतनी बॉन्ड मार्केट में भी सेलिंग कर रहे हैं, 20,000 करोड़ से भी ऊपर की कर डाली उन्होंने। तो क्या वो इसी डर से कर रहे हैं, ये एक बड़ा क्वेश्चन है, ओके। अब आप ये कह सकते हैं कि ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है और मूडीज़ तो रेटिंग डाउनग्रेड करेगा, तो वो तो अमेरिका के विश पे करेगा। तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने अमेरिका की रेटिंग भी डाउनग्रेड कर दी है। आप ये भी बोल सकते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है जी, कर दो, फ़र्क पड़ता है। आप अगर एग्ज़ाम में फेल होते हैं, आप ये कह सकते हैं कि मैं जी एग्ज़ाम के रिज़ल्ट को नहीं मानता, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट मेरा भविष्य तय नहीं करेगा। लेकिन आपका भविष्य तो आप जहाँ भी इंटरव्यू देने जाएंगे, अप्लाई करेंगे, तो वो तो आपके वो मार्कशीट ही मांगेगा ना। आप सामने नहीं कह सकते कि जी आप
इसमें इससे आप मेरे टैलेंट को जज नहीं कर सकते। तो हर कोई आपकी रेटिंग को देखेगा। तो अगर आपकी रेटिंग डाउनग्रेड हो जाती है तो मैसिव बॉन्ड मार्केट में सेलिंग होगी, और जो नया पैसा बॉन्ड मार्केट में आपको आएगा वो कम आएगा। जो इंडिया की कंपनीज बाहर के देशों से पैसा उठाती हैं, 2 साल पहले तक अदानी जी भी उठा रहे थे, तो वो उठाने में उन्हें दिक्कत आएगी, तो वो हमारे कंपनीज के ग्रोथ को हैम्पर करेगी। ध्यान रहे कि जब आप बाहर से पैसा उठाते हैं तो सस्ते रेट पर मिलता है। इंडिया में इंटरेस्ट रेट्स आर हाई, तो इसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये लेट्स होप कि कुछ मेजर नेगेटिव ना हो, लेकिन ये मार्केट में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर सकता है। सर, क्या मूडी इंडिया की रेटिंग को डाउनग्रेड कर सकता है? देखो, ये तो मैं नहीं कह सकता कि कर सकता है नहीं कर सकता है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी है। जैसा कि मैंने उसके रीजंस आपको बताए कि डिफेंस का एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। ऑलरेडी उन्होंने हमारे जो ग्रोथ फोरकास्ट हैं उसको अगले साल के उसको उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया। उनका जो पहले का एस्टिमेट था उससे डाउन कर दिया, 6.3 उनका है। तो उनका व्यू तो यही है कि सिचुएशन ख़राब हो रही है, पर वो कितनी ख़राब हो रही है ये अब वो गवर्नमेंट के साथ मीटिंग करेंगे, उसके डेटा कलेक्ट करेंगे एंड देन दे विल डिसाइड। ओके, तो मैं ये कहूँगा कि पॉसिबिलिटी है, कितनी है क्या है ये तो अब आने वाले दिनों में ही पता चलेगा, और हम उम्मीद करते हैं कि वो ऐसा नहीं करेंगे, बट अब कुछ दिन हमें वेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या होता है। सर, कल आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है, पर बैंक्स पॉजिटिवली रिएक्ट कर नहीं रहे हैं। अब इन पे चल क्या रहा है? सही बात है कि यूजुअली जब हमने देखा पिछले दिनों बैंक्स में लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ किया गया, बैंक्स ने पॉजिटिवली रिएक्ट किया। ओके, शेयर कट हुआ, बैंक ने पॉजिटिवली रिएक्ट किया, रेट कट्स हुए, बैंक ने पॉजिटिवली रिएक्ट किया। अब वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, इनफैक्ट मैंने आपके साथ शेयर भी किया कि प्राइवेट बैंक्स में अच्छी खासी फॉल भी हमें देखने को मिल रही है। आज भी आप देखें तो जो टॉप 3 बैंक्स हैं उसमें एक्सिस बैंक इज़ एक्चुअली डाउन, और बाकी में भी कोई खास हरकत होती हुई नहीं दिखी है। तो और बैंक निफ्टी को भी अगर आप देखेंगे तो पिछले 5-6 दिनों में ऑलमोस्ट फ्लैट। इतना बड़ा सामने इवेंट है, इट्स नॉट रिएक्टिंग। इसका कारण क्या है? 2 रीजंस मुझे यहाँ पे दिखते हैं, और मैं फंडामेंटल्स जो उनके सेल्स वेल्स डाउन हो रहे हैं, स्ट्रेस है माइक्रो फाइनेंस में, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। दो फैक्टर्स हैं। ओके, एक क्या है कि बैंक वाले, खास करके प्राइवेट बैंक्स, वो लोन नहीं दे रहे हैं। उनके पास जो एक्सेस पैसा है जिसे वो लोन देकर अपना ग्रोथ करा सकते हैं, वो लोन नहीं दे रहे हैं। उस पैसे को वो क्या कर रहे हैं, आरबीआई में जाकर डिपॉजिट कर दे रहे हैं, क्योंकि आरबीआई से तो उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा ही। तो मतलब वो बैंक वाले आरबीआई में जाकर एफडी कर रहे हैं एक तरीके से, जिसे हम कहते हैं ना एसडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, आरबीआई एक फीचर देता है। तो अब आरबीआई भी शायद कल जो पॉलिसी आएगी उसमें वो उसका भी काट निकाल रहा है। वो बेसिकली उनको जो इंटरेस्ट मिलता है उसको लोअर करेगा। ओके, जिसे वो पॉलिसी कॉरिडोर कहते हैं, पॉलिसी कॉरिडोर एक्सपेंशन। तो उसमें वो क्या होगा कि जो रेपो रेट है उससे कम ही उनको मिलेगा। तो अगर वो इसको जो पॉलिसी कॉरिडोर है उसको अगर एक्सपैंड करते हैं और साथ में रेपो रेट को ड्रॉप कर देते हैं, तो क्या होगा कि उनको जो इंटरेस्ट मिल रहा था वो 5.75% का मिल रहा था, वो ड्रॉप होके 5.25 तक आ सकता है। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि भाई जब आपको वहाँ पे कम पैसे मिलेंगे तो फिर आप बोलोगे यार यहाँ रख के तो फ़ायदा नहीं है, मैं लोन दूंगा। अब आते हैं कि वो लोन क्यों नहीं दे रहे। देखिए, जो आप छोटे लोन वाले होते हैं, माइक्रो फाइनेंस टाइप हल्के फुल्के लोन लेते हैं, वहाँ तो स्ट्रेस दिख रहा है। लगातार वो बोल भी रहे हैं कि स्ट्रेस है, उनका एनपीए भी किसी तरीके से वो मैनेज कर रहे हैं। तो बड़े लोन वो दे नहीं रहे हैं, इवन एचडीएफसी भी बड़े लोन्स नहीं दे रहे, कॉर्पोरेट को नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि कॉर्पोरेट भी नहीं ले रहे। तो कॉर्पोरेट में एक नया ट्रेंड चल पड़ा है कि वो बैंक से लोन ना लेकर वो
बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं, बॉन्ड मार्केट में भी उन्हें चीप मिल रहा है तो वहाँ इशू कर रहे हैं। तो ना बैंक वाले देना भी नहीं चाह रहे कि भाई हम देंगे डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, कंपनीज भी बैंक से नहीं लेना चाह रही हैं क्योंकि कंपनीज लेंगी तो भाई उनके पास फिर वो NCLT और तमाम प्रॉब्लम आ जाएंगे अगर वो नहीं चुका पाएंगे। तो अच्छा है कि बॉन्ड मार्केट से उठा लो, अगर कंपनी बिजनेस नहीं कर पाई तो बॉन्ड जो खरीदेगा वो उसका पैसा डूबेगा। तो पिछले महीने अगर मई के महीने में ही आप देखें तो उन्होंने करीब 2 लाख करोड़ के बॉन्ड्स इशू किए प्राइवेट प्लेसमेंट से, जो कि पिछले साल की फिगर से भी 3 गुना ज़्यादा है। तो ये पैसा अगर वो बैंक से लेते लोन तो क्या होता, बैंकों की इनकम बढ़ती, ग्रोथ बढ़ती। तो दोनों तरफ से प्रॉब्लम है, बैंक देना भी नहीं चाह रहे और कोई लेना भी नहीं चाह रहा है और RBI उसी का काट निकालने का कोशिश करे। अब देखिए, अब आपने उनके जो बैंक को जो इंटरेस्ट मिलता था वो आप कट कर देंगे मान लीजिए, और इधर वो कॉरपोरेट वाले बैंक लोन लेना नहीं चाहेंगे और जो रिस्की कस्टमर्स हैं उन्हें आप देना नहीं चाहेंगे, तो वो धंधा कैसे करेंगे। तो इसलिए बैंकों की हालत ना थोड़ी पतली होती हुई दिख रही है। ये बात सही है कि पिछले कुछ महीनों में उन्होंने रैली किया, अच्छे ग्रोथ हुए। रीजंस मैंने आपके साथ शेयर किया, वो फंडामेंटल से ड्रिवन नहीं थे, वो बूस्टर शॉट दे देकर उनको जिंदा किया गया। अब देखते हैं कब तक वो जिंदा रहते हैं। जून 2024 को अगर आप निफ्टी में पैसे लगाते तो आज आपके रिटर्न्स बनते सिर्फ 6.5%, और अगर आप बुल ट्रैक 2024 पोर्टफोलियो में पैसे लगाते तो आज आपको दुगने से भी ज्यादा रिटर्न मिलता। और गौर करने वाली बात यह है कि पिछले दिनों जो मार्केट में हमें ब्लड बाथ देखने को मिला, उस ब्लड बाथ में भी हमारे पोर्टफोलियो ने लगातार पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाए। और ये कोई तुक्का नहीं है, क्योंकि ऐसे ही शानदार रिटर्न्स हमने अपने 2021 पोर्टफोलियो में भी अपने सब्सक्राइबर्स को दिए थे। 2021 के पोर्टफोलियो में 21 में से 7 स्टॉक्स ने 100% से भी ज्यादा पीक रिटर्न्स दिए और 15 स्टॉक्स ने 50% से भी ज्यादा रिटर्न्स दिए। और कई स्टॉक्स जैसे कि भेल एंड कोचिन शिपयार्ड्स मल्टी बैगर साबित हुए। तो आखिर हम ऐसा कैसे कर पाए? Being a SEBI registered RA, I can tell you, सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को सिलेक्ट करने से ही आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में रहेगा ऐसा जरूरी नहीं। उसके साथ टेक्निकल, क्वांटिटेटिव और डेटा एनालिसिस भी जरूरी होती है। सबसे जरूरी है कि आप स्टॉक को किस प्राइस पर खरीद रहे हैं, और इसीलिए हर स्टॉक को जो हम बुल ट्रैक पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं उसे गुजरना पड़ता है बुल ट्रैक इन हाउस रिसर्च के 10 स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया से, ताकि आपको मिले एक शानदार स्टॉक एक शानदार प्राइस में। तो देर किस बात की, आज ही सब्सक्राइब करिए बुल ट्रैक पोर्टफोलियो को हमारी वेबसाइट bulltrack.in को विजिट करके, या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से हमसे कांटेक्ट करिए। सर, पिछले दिनों एक खबर आई कि चाइना रेयर अर्थ मिनरल्स की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा रहा है, तो सर इससे हमारे ऑटो इंडस्ट्री पर कितना बड़ा खतरा आपको दिख रहा है? भाई, इसके बारे में हमने पहले ही बात की है। ये तो बड़ा डेंजर है ऑटो इंडस्ट्री के ऊपर में, खास करके EVs के ऊपर में। ये जो रेयर अर्थ मिनरल होता है ये मोस्टली आपके EVs में, बैटरीज में, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इनमें यूज़ होता है। ओके, एंड चाइना इज़ द मेजर प्रोड्यूसर। हमारे इंडिया में बहुत कम होता है। आई थिंक मुझे लगता है 1200 टन भी नहीं होता होगा। ओके, और 90% चाइना में ही होता है। अब चाइना तो ये सारी दुनिया को देता है, तो अब या ये ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स है या आर्म ट्विस्टिंग है, आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न, बट उन्होंने कहा अप्रैल में अनाउंस किया कि भाई अब हम नहीं देंगे। ओके, अब इंडिया में कंपनीज इसको लेके परेशान है। कई कंपनीज ने बोल दिया है जुलाई के बाद तो हम प्रोडक्शन ही नहीं कर पाएंगे, जिसमें TVS, बजाज ये भी हैं। और इन्होंने इनकी जो एसोसिएशन है, इन्होंने PMO को भी अप्रोच किया कि भाई सर कुछ रास्ता निकालिए, और खुद से इन्होंने बोला है कि हम एक डेलीगेशन बनाकर चाइना में जाकर प्रेजेंटेशन देंगे, बात करना चाहते हैं। वो अपॉइंटमेंट ही नहीं दे रहे हैं। ओके, और करीब 30 कंपनीज जो हैं इन्होंने
अप्लाई किया है। तो ये सिचुएशन काफ़ी गंभीर है। अब हमारे देश के लोग ये भी कह रहे हैं कि चाइना वाले हमें नहीं दे रहे हैं, बाकी कंट्रीज़ को दे रहे हैं, लेकिन चाइना कह रहा है भाई हमने सबके लिए बैन लगाया हुआ है। ओके, तो ये सिचुएशन थोड़ी टेंशन की बात है। और इसका उनके, अगर आप टू व्हीलर्स के कंपनीज़ के खास करके रिजल्ट्स देखेंगे, उस पर उनका शेयर पे इम्पैक्ट भी पड़ता हुआ दिख रहा है। आप टीवीएस ले लो, बजाज ऑटो ले लो, हीरो मोटो ले लो, ये सारे 4-5% डाउन हुए हैं। अभी मैं पिछले कई दिनों की बात कर रहा हूँ, 3-4 दिनों की बात कर रहा हूँ। तो ये एक बड़ा संकट है। और प्रॉब्लम क्या है कि इसका कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है, आप करेंगे क्या? सर कुछ ऑडियंसेस के सवाल ले लेते हैं। सबसे पहले आनंद जी पूछ रहे हैं कि बजाज फिनसर्व प्रमोटर्स एंटिटीज बजाज होल्डिंग्स एंड जामलाल सन्स लाइकली टू सेल अप 1.94% stake in Bajaj Finserv via block deals. Total block size is at 5828 crore and the floor price is at 1880 per share. सर प्रमोटर सेलिंग की तो लाइन लग गई है, कुछ तो खराब हो सकता है, प्लीज एक्सप्लेन। ये बात सही है कि मई के महीने में काफ़ी प्रमोटर सेलिंग हुई है। ओके, 58,000 करोड़ से ज़्यादा की हुई है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, अगस्त के मंथ में ये 75,000 करोड़ की फिगर्स थी। और हमें पता है कि जब इतनी बड़ी प्रमोटर की सेलिंग हुई तो क्या हुआ। देखिए, प्रोमोटर्स जब इतने बड़े लेवल पर सेलिंग करता है तो वो ऐसा तो नहीं है कि जाकर वो अपने ब्रोकर अकाउंट में लॉगिन करके शेयर डंप कर देता है। वो बेसिकली जो ब्लॉक डील्स होते हैं ये ब्रोकर्ड होते हैं। तो ये इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स, इन टाइप की जो कंपनीज़ हैं वो फैसिलिटेट करती हैं। उनके पास वो जाते हैं और बोलते हैं हमें इतने शेयर्स बेचने हैं, फिर वो बायर ढूंढते हैं और इस तरीके से वो ब्रोकर्ड होती हैं। तो भाई वही एडवाइस करती हैं उनको और वही मार्केट भी चलाते हैं, हमें तो पता है। तो उन्होंने कहा होगा भाई बेच दो, इसके बाद तो बड़ा कुछ होने वाला है। आप खुद सोचिए, आप आते हैं, कंपनी के रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, बड़े बड़ी बातें करते हैं, जी ये होगा, जी वो होगा, जी हमारी कंपनी ये करेगी, वो करेगी, जीडीपी ये होगी। पीछे जाकर आप स्टेक सेल कर रहे हैं। आप मई के महीने में देखो कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज ने स्टेक सेल किया है। एक आध जेन्युइन रीजंस थे, जैसे इंडिगो का, उसको आप हटा दो, भारती, आपका आईटीसी, जेएसडब्ल्यू, बजाज, इसके अलावा पारस डिफेंस, ऐसी मतलब 10-12 कंपनियां हैं, बड़े बड़े स्टेक सेल्स वहाँ पर हुए हैं, ब्लॉक डील्स हुए हैं। तो ये थोड़ा चिंता की बात बता रहा है। और दूसरी तरफ देखो आप, कितनी सारी अनसर्टिनिटीज बढ़ती जा रही हैं इसके। ओके, ठीक है, आपके डीआईएस बाय करके मार्केट चढ़ा रहे हैं, लेकिन ओवरऑल आप उस फैक्टर को छोड़ दो। एक बार के लिए आप ये सोचो कि ठीक है, डीआईएस के फैक्टर को मैं हटा देता हूँ, बाकी जगह आप खोजो ना, आपको क्या पॉजिटिविटी दिख रही है। मैं आपको बोलता हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि क्या पॉजिटिविटी आपको दिख रही है। ऐसा क्या दिख रहा है आपको कि फंडामेंटल फ्रंट पे बहुत कुछ हो रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इट्स अ साइन कि लोग अब थोड़ा पेसिमिस्टिक होते जा रहे हैं इकॉनमी, मार्केट्स को लेकर। तो ये साइन अच्छा नहीं है एंड लेट्स होप कि इस महीने के बाद ये थोड़ा कम होगा। अगर ये बढ़ता है तो फिर अब तो मतलब जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ये मार्केट के लिए नेगेटिव होगा। सर आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल आ रहा है सिंह जी की तरफ से। ये पूछ रहे हैं कि 20 लाख का मेरा पोर्टफोलियो है, मुझे इस पे मंथली कितना अर्न करना चाहिए, प्लीज़ बताएं। ओके, देखिए काफ़ी लोग आके मुझे बोलते हैं, कमेंट सेक्शन पे भी लिखते हैं कि अरे मार्केट तो इतना चढ़ गया, इतने मैं अगर लगाता तो इतने पैसे बन जाते, डबल हो जाते, 3 गुना हो जाते, ऐसा बोलते हैं। जब आप इन्वेस्ट करते हैं, आप 10 दिन के लिए तो इन्वेस्ट नहीं करते हैं, 1 महीने के लिए तो इन्वेस्ट नहीं करते हैं। मान लीजिए आपने 22,000 पे खरीदते हैं आप निफ्टी, ओके, अभी 25,000 आ गया। अब बोलते देखो कितना मैंने गेन किया, लेकिन क्या आप 25,000 पे बेच देते? शायद नहीं। अगर आप इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर है तो आप बेच देते।
तो इन्वेस्टर है तो क्या करता है, वो बोलता है जी मैं तो लॉन्ग टर्म में लूँगा क्योंकि 25,000 से मैं 30,000 जाऊँगा, 30,000 से 35,000 जाऊँगा, और वो होता भी है। तो आप अपने आप को इमेजिन करिए कि मैं अगले 5 साल तक इन्वेस्टेड रहता हूँ निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी तो बहुत ऊपर जाएगा। अब मेरा अगला क्वेश्चन आपके साथ ये है कि अगर आप 10 साल पहले निफ्टी में पैसे लगाते तो आज आपके रिटर्न्स कितने होते? एनुअल CAGR आपका कितना होता? 11.8%। ओके, अब बीच में कोई पीरियड लेके बोलते देखो यहां पे 3 गुना हो गया, दैट इज फाइन। बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप बोलते हैं मैं अपना पैसा बैंक में नहीं रखूंगा, मैं अपना पैसा मार्केट में रखूंगा, तो 12% की रफ्तार से आपका पैसा ग्रो करता, राइट? अब आपके क्वेश्चन पे आता हूं, आप 10 लाख लगाओ, 20 लाख लगाओ, तो मार्केट आपको यही रिटर्न दे रहा है 10 साल में आपको 12%। जबकि लोग बोलते हैं कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और इतनी GDP बढ़ रही है और सब कुछ होगा, लेकिन आपको रिजल्ट क्या मिला? 11.8%। तो इसलिए हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा टोन डाउन करना चाहिए। एंड मुझे लगता है कि मार्केट में लॉन्ग टर्म में ईयर ऑन ईयर अगर आप 12-13% का CAGR कमा रहे हैं तो ये बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं। अगर आपको ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए तो फिर आपको ट्रेडिंग में आना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे रिस्क भी है। अगर आप स्किल्ड नहीं हैं, आप लर्न नहीं हैं, तो वहाँ पर आपके काफ़ी लॉसेस भी हो सकते हैं। एंड सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगले कुछ दिनों में मार्केट के ऊपर आपका व्यू क्या है? अब मुझे नहीं लगता कि आज हमें कोई कॉल लेना चाहिए। आज का डेटा के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन कल की जो पॉलिसी आने वाली RBI की, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ पे हमें का वेट करना चाहिए कि वहाँ पर क्या होता है। आज का डेटा अगर हम देखें तो यहाँ पर डेटा पॉजिटिव है आज का। ओके, विक्स में ड्रॉप देखने को मिला है, IVs में ड्रॉप देखने को मिला है, PCR में हम 10-12 पॉइंट का हमने जंप किया है, तो वहाँ पर भी अच्छा देखने को मिला है। OI एडिशंस हुए हैं, प्रीमियम बढ़ा है, सारा डेटा पॉजिटिव है। ओके, जो थोड़ा सा एक चीज़ वरी कर रहा है हमें कि जून के से ज़्यादा जुलाई में कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हो रहे हैं फ्यूचर्स में पिछले कई दिनों से। नॉट ओनली टुडे बट फॉर द लास्ट 3-4 डेज हम देख रहे हैं कि करेंट मंथ से ज़्यादा नेक्स्ट मंथ में कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हो रहे हैं। तो ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो भी मार्केट में होना है वो अगले महीने होगा। इस महीने ऐसा लग रहा है कि इसी तरीके से चलेगा या किसी ट्रिगर का वेट किया जा रहा है, तो पोजीशंस नेक्स्ट मंथ में शिफ्ट हो रही हैं। और हम देख भी रहे हैं पिछले कई दिनों से मार्केट्स रेंज बाउंड है। सो लेट्स वेट टिल टुमारो, कल देखते हैं क्या होता है, फिर बार और भी ज़्यादा हम डिटेल में बात करेंगे।